हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दीपक का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 कर रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स की वो क्या होती है, वो होती है -π/2 से +π/2। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स -1 की। तो tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने लिखा माइनस। अब हमें ये देखना है कि जो tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है। tan की वैल्यू 1 हमारे पास होती है π/4 पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स का है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा, और आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि एक फंक्शन दे रखा है, इसकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक नंबर के हिसाब से तो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, फंक्शन दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया f'(x), sin x का डिफ्रेंशिएशन किया, ये आया cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का sin x। अब हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है। और क्रिटिकल वैल्यूज़ किस तरह से निकलती हैं, जो ये डिफ्रेंशिएशन है हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्रिटिकल वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो हमने ये क्या किया, ये जो cos x प्लस sin x है, हमने इस cos x प्लस sin x को 0 के बराबर रखा। इसके बाद जो ये cos x है इसे हम दूसरी साइड ले गए, ये हो गया माइनस का cos x। अब ये आ गया sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ किससे डिवाइड करेंगे, cos x से। अगर हम इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos बन जाएगा 10, और इसे हम cos x से डिवाइड करेंगे तो ये कट कर क्या बच जाएगा, -1। अब माइनस ऐसे ही लिखा हमने, और जो ये 1 है, 1 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 10 के अंदर π/4। अब ये आ गया हमारे पास tan x इज इक्वल टू -10 π/4। अभी माइनस का साइन बीच में है। अब हमें पता है जो tan x होता है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। tan x नेगेटिव होता है, एक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा कहाँ होता है, दूसरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हमें जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम क्या करते हैं, पाई में से माइनस करेंगे, और अगर जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ होता है 2π। फोर्थ में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2π में से माइनस करेंगे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने क्या किया, पाई माइनस π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने क्या किया, 2π माइनस π/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3π/4, और इससे क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 7π/4। अब मैक्सिमा दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये f'(x) था हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने cos x का डिफ्रेंशिएशन किया माइनस sin x का डिफ्रेंशिएशन किया, ये आया cos x। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने देखा इसमें से मैक्सिमम किस पर है। तो सबसे पहले हमने 3π/4 हमने पुट किया। हम जब डबल डिफ्रेंशिएशन में x की जगह 3π/4 पुट करते हैं तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3π/4 हमने कहाँ से निकाला था, हमने निकाला था सेकंड क्वाड्रेंट से। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो जो ये sin x है, sin x का साइन माइनस का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट अगर ये 3π/4 है तो जो cos है ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव आ रहा है किस पर, 3π/4 पर, तो इसका मतलब है कि 3π/4 पर जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, cos x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो cos x की पावर 4, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x की पावर 4। इसके बाद डेरिवेटिव बच जाता है x की पावर 4 का, तो हमने इसको तो ऐसे ही लिख दिया। और x की पावर 4 का जो डिफ्रेंशिएशन है ये होता है 4x³। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें cos इनवर्स √3/2 की। तो cos इनवर्स √3/2 की जो वैल्यू होती है, ये जो √3/2 होता है ये कहाँ पर होता है, ये होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमें क्या करना है, हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है और उसी के साथ साथ ये बतानी है क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ देखो,
तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका हमने ट्रांसपोज किया। किस तरह से किया? जो ये रो में वैल्यूज़ लिखी है इनको हमने कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को भी कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को भी कॉलम में लिख दिया। तो हमने देखा कि क्या ये जो ए और ए ट्रांसपोज है क्या ये बिल्कुल सेम है? ये इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर क्या आ रहा है -1। ये तो इक्वल नहीं है क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाती तो हम ये कह देते कि जो मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू कॉस एक्स। जो एक कॉस एक्स का एरिया हमें निकालना है वो भी कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। 0 से पाई हमारे पास हो जाते हैं 2 क्वाड्रेंट। तो इसके लिए ना हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कॉस एक्स हो या फिर साइन एक्स हो, दोनों का ही जो एरिया है एक एक क्वाड्रेंट में 1 1 होता है। मतलब अगर हमारे पास 0 से π/2 हो, क्या हो? 0 से लेकर π/2 हो, चाहे तो हो साइन एक्स हो और चाहे 0 से π/2 कॉस एक्स हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका जो एरिया आता है वो होता है 1। अगर हो 0 से 2π या तो हो साइन एक्स, मतलब पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है इनका वो होता है 1 1। तो इसका 1 हो गया। अब 0 से 2π है, मतलब दोनों क्वाड्रेंट है, तो इसका 1 और इसका 1, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया? ये हो जाएगा 2। अगर ये दे देते 0 से लेकर 3π/2 तक, तो 3 क्वाड्रेंट है, तो इसका जो एरिया निकलता वो आ जाता हमारे पास 3 के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज मतलब एरिया का डिफरेंशिएशन करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में करना है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, हमें पता है जो एरिया होता है सर्कल का ये होता है πr²। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, πr² का डिफरेंशिएशन होता है 2πr। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर r की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। हमने r की जगह 6 लिख दिया, तो ये हो गया 6 2 12π। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि एक तो कर्व है y² इक्वल टू 4x। तो इधर है हमारे पास यहाँ पर एक कर्व था y² इक्वल टू 4x। हमें पता है ये किस तरह से बनता है, ये बनता है इस तरह से। अब एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 क्या होता है? y इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 2 जो लाइन है वो किसके पैरेलल होती है? x एक्सिस के। तो हमें इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का एरिया निकालना था, जो कि कौन सा आएगा? ये वाला। लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया अगर हमें निकालना है, अब ये तो क्लियरली देखा जा सकता है ये किस एक्सिस के पास है? ये हमारे पास है y एक्सिस। तो y एक्सिस है इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? dy। अगर इधर dy लिखते हैं तो इधर क्या लिखते हैं हम? x की वैल्यू। तो क्वेश्चन ये था y² इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, क्या आएगी? y²/4। अब इसका हमने इंटीग्रेशन किया, क्या हो जाएगा? पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12। अब लिमिट क्या थी? 0 से 2 थी, तो हमने क्या करा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, काटते हैं, 4 2 8 और 4 3 12, ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, किसका है? डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेशन से करेंगे। मतलब जो y वाली टर्म्स अलग करेंगे और जो x वाली टर्म्स है, जैसे dx है ये ऊपर चला जाएगा dx और x² आ जाएगा नीचे। हमें क्या करना है फिर इसके बाद? वेरिएबल सेपरेशन के बाद हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो dy का हो जाएगा y, 2 हमने बाहर निकाल दिया। अभी x के नीचे लिखा हुआ था, इसको ऊपर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? पावर में 1 ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा -1, और इसी से क्या कर दिया? डिवाइड। अब ये माइनस का साइन हमने क्या कर दिया? 2 के आगे लगा दिया। x की पावर -1 है, तो -1 है तो इसको नीचे लेके आगे ये क्या हो गया? +1। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। 1 नंबर के हिसाब से तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या किया? इसका डिटर्मिनेंट निकाला। सबसे पहले हमने इसका क्या किया? डिटर्मिनेंट आपको आता है किस तरह से निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो x की जो वैल्यू है वो है -9। अगर x इक्वल टू -9 इसका रूट है, क्या
x इज इक्वल टू -9 अगर इसका रूट है तो ये माइनस का 9 इधर आएगा, ये +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x + 9 इसका क्या होगा, फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं x + 9 से, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, x² - 9x + 14। तो हमें क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के दो टुकड़े हो गए, एक तो x + 9 और एक क्या हो गया, x² - 9x + 14। अच्छा, इसके फैक्टर हमें बनाने आते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और प्लस माइनस करें तो 9 आए। तो इसके दो फैक्टर बनते हैं, -7 और -2। इधर से हम x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इधर से तो -9 आएगी और इधर से क्या हो जाएगा 7 और इधर से क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या लिखा हुआ है, एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो सिंपल सा है, फॉर्मूला हमें पता है A.B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं, आई की आई से मल्टीप्लाई करेंगे 3, जे की जे से मल्टीप्लाई करी -2, -3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। सॉल्व करके आ गया -5। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। ये किस तरह से निकलता है, आई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, जे का जो कोफिशिएंट है 2 इसका स्क्वायर, के का जो कोफिशिएंट है 3 इसका स्क्वायर, इनको ऐड करने पर आ रहा है √14। इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, आई के साथ है 3 का स्क्वायर हो गया 9, जे का हो गया 1, के का जो वो है कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4। सॉल्व कर √14, ये हमें पता है फॉर्मूला है। फॉर्मूले में A.B की वैल्यू -5 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू रख दी, तो √14 आ गया 14, cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना था, एंगल निकालना था, तो एंगल आ जाएगा cos इनवर्स -5/14। इसी के साथ इसी तरह से जो एंगल, ये है क्वेश्चन नंबर 14 है, इस 14th क्वेश्चन में भी हमारे पास एंगल निकालना है। ये दोनों है लाइन, अगर हमें इनके बीच में एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज़ की तरफ ध्यान देंगे। ये हमारे पास B1 है और ये है B2। अगर दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो एंगल निकालते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज़ के बीच में। तो B1 और B2 के बीच में निकालेंगे। B1 लिया और B2 लिया, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था, डॉट प्रोडक्ट निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो हमारे पास क्या आया आंसर, cos थीटा = 1 आया। अब cos थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, ये होती है हमारे पास 0 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यूनियन गिवन है और पीए गिवन है, क्या निकालना है पीबी। तो जैसा कि हमें पता है यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, यूनियन का फॉर्मूला होता है पीए + पीबी - पीए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो इसलिए हम इंटरसेक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, पीए × पीबी। अब यूनियन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.6, पीए की वैल्यू क्या गिवन है 0.2, पीबी की वैल्यू हमें निकालनी है। इधर भी क्या किया, पीए की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब ये जो 0.2 है इसको हम ले गए दूसरी साइड, ये हो जाएगा 0.6 - 0.2। अच्छा, अब और क्या किया, यहाँ पर हमारे पास दोनों में पीबी दिख रहा है तो हमने पीबी की वैल्यू कॉमन निकाली। पीबी अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इधर बचता है 1 - 0.2। 1 में से 0.2 माइनस करते हैं तो आता है 0.8 और इधर क्या आया था 0.4। अब ये मल्टीप्लाई में है 0.8, इसको कहाँ ले जाते हैं दूसरी तरफ डिवाइड में। इनको अगर कैंसिल करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, इसमें हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स गिवन है और क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A = 1। अब जैसा कि हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है B/A की, ये किसके बराबर होती है, दोनों के इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A के बराबर होती है। क्योंकि ये 1 के बराबर है तो हमने क्या किया, डिवाइड से इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, जब इंटरसेक्शन जो आता है अगर PA के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब A की जो वैल्यू है दोनों में है, इसका मतलब A क्या है, छोटा है। अगर A छोटा है तो इस हम क्या लिख सकते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है।
तो ये हमारे पास दिया हुआ है। इसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम करते हैं इस तरह से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आई की अगर जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है के। अगर हम जे की मल्टीप्लाई के से करें तो ये क्या आ जाता है आई, और के की अगर आई से करें तो ये क्या आता है जे। लेकिन अगर हम उल्टा चलें, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, अगर हम इसको लेते हैं तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। अब देखते हैं जे क्रॉस के किसके बराबर आना है? आई के बराबर, तो हमने लिख दिया आई। दूसरा आई क्रॉस के आई, तो ये तो जैसे घड़ी चलती है वैसे चल रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस का आएगा। क्या आएगा? माइनस का जे। अब इधर है आई क्रॉस के, आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है के, तो इधर लिख दिया हमने के। अब आई का आई से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के से के का डॉट प्रोडक्ट 1। बस यहाँ पर माइनस था तो इसलिए माइनस लग गया। अब अगर हम 1 से 1 कैंसिल कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि जो इलिप्स है वो सिमेट्रिकल होता है बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बिल्कुल, जो हमारे पास इलिप्स होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक दिखता है। सिमेट्रिक का मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस से इसको बीच में से काट दिया तो जितना पोर्शन ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा के वैसा पोर्शन नीचे, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिक। और ऐसे ही क्योंकि अगर हम इसको वाई एक्सिस से काट दें तो जितना पोर्शन इसकी राइट साइड में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। तो ये पूछ रहे हैं ये वाली जो इक्वेशन है ये सिमेट्रिक क्यों है? हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है इसकी वो होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये सिमेट्रिक क्यों होता है? ये सिमेट्रिक इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो कैसी हैं? इवन। अगर इवन पावर्स होती हैं जिसमें तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है।